सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में सुरु महोत्सव 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कारगिल में, कारगिल लद्दाख में। तो ये है सुरु समर महोत्सव या सुरु महोत्सव भी आप कई जगह इसको सुनोगे। और अभी इसका ये दूसरा संस्करण हुआ कहां पे? लद्दाख के कारगिल जिले की सुरु घाटी में। अभी 26 और 27 अगस्त को ये मनाया गया। और अगर स्थान का नाम आप देखोगे ना, तो सुरु घाटी में भी एक स्थान है डेमसना, वहां पर यह महोत्सव मनाया गया। तो कैसे बोलोगे? लद्दाख में, लद्दाख में भी कहा, कारगिल में, कारगिल की सुरु घाटी में एक स्थान है डेमसना, वहां पर। तो इसका उद्देश्य क्या है? सुरु घाटी की संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देना, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देश दुनिया तक पहुंचना। बहुत सुंदर स्थान। तो एडवेंचर टूरिज्म यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य है। इस सुरु घाटी में से जो सुरु नदी निकलती है, अगर उसकी बात करें, इसकी लंबाई है लगभग 185 किलोमीटर, जो कि सिंधु नदी में आगे जाकर के मिल जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदी आप कह सकते हो इसको। तो सुरु महोत्सव हमें ध्यान में रखना है कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, और दूसरा संस्करण था, दूसरी बार मनाया गया कारगिल लद्दाख में। कुछ फेस्टिवल्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी गरिया पूजा पर्व या गरिया पूजा फेस्टिवल मनाया गया था त्रिपुरा में। एटौर गिडी महोत्सव मनाया गया भी अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजाति के द्वारा। पंजत महोत्सव जम्मू कश्मीर में। राजा पर्व फेस्टिवल उड़ीसा में। अंबुबाची मेले का आयोजन हुआ असम के कामाख्या देवी मंदिर में। हेमिस महोत्सव लद्दाख में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये तो योजना आ गई यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश सरकार की फेस्टिवल में योजना आ गई। बाकी ड्री उत्सव, इसका आयोजन अभी अरुणाचल प्रदेश में ही हुआ था। अपतानी जनजाति का ये जो वहाँ पे रहती है अपतानी जनजाति, उनका ये सबसे महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है। और लद्दाख में अभी पहली बार ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव भी मनाया गया था। ब्लैक नेक्ड क्रेन ये लद्दाख का राजकीय पशु भी है। बाकी इंडिया डे फेस्टिवल ये मनाया गया था भी रशिया की कैपिटल मॉस्को में, जिसकी थीम थी संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती। ठीक है, तो महोत्सव से संबंधित ये कुछ प्रश्न हमने रिवाइज किए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांव को गरीबी मुक्त और रोजगार से भरपूर बनाने के उद्देश्य से अभी कौन सा मिशन शुरू किया है? तो आंसर होगा मिशन समृद्ध गांव। तो यह है मिशन समृद्ध गांव, केंद्र सरकार की आप कहोगे ये किस तरह की पहल है, जिसका मकसद है गांव को इतना रोजगार और सुविधाओं से भरपूर बना दो कि वहां के लोगों को काम की तलाश में शहरों की ओर न जाना पड़े। और इसे अभी हमारे जो ग्रामीण और जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लॉन्च किया कहाँ पर? नई दिल्ली के कृषि भवन में। लेकिन याद रखना, ये मिशन, ये योजना भी पूरे भारत में शुरू नहीं की गई है। अभी सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मध्य प्रदेश के 2 ब्लॉकों में इसको शुरू किया गया। एक तो सीहोर जिले में जो बुदनी ब्लॉक है, और देवास जिले में जो खातेगांव ब्लॉक है, वहां पर अगर यहाँ पे ये मॉडल सफल रहता है तो फिर पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाएगा। तो होगा क्या इस मिशन में? अगर बात करें तो इसमें 5 बड़े काम किए जा रहे हैं, जैसे कि हर ग्रामीण परिवार को रोजगार या आजीविका से जोड़ा जाएगा। उसके अलावा अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ जो भी पात्र परिवार है उनको एक साथ पहुंचाया जाएगा। महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। किसानों की इनकम बढ़ाई जाएगी, मतलब वो खेती के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन ये सब करें तो उनकी इनकम बढ़ेगी। और गांव के पास में ही प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड चेन और गोदाम बनाकर किसानों को बेहतर दाम दिलाने में मदद की जाएगी, ताकि उनको दूर न जाना पड़े। तो ये सब चीजें की जाएगी ताकि गांव समृद्ध बने, वहीं पे रोजगार मिले, सुविधाएं सब मिल जाए उनको, तो शहर में ना आना पड़े। यही इसका मुख्य उद्देश्य है, मिशन समृद्ध गांव। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? अच्छा, दिन नहीं पूछा, यूं पूछ रहे हैं हर साल किस दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसका कोई डेट फिक्स नहीं होता। ये श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो विश्व संस्कृत दिवस, ये संस्कृत भाषा के सम्मान में, उसके महत्व को बताने के लिए ये दिन हम मनाते हैं। पहली बार इसको 1969 में मनाया गया था। कब? हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन इसको मनाते हैं। तो इस बार ये 28 अगस्त को हमने मनाया। श्रावण पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी होता है। तो आप यूं भी कह सकते हो कि रक्षाबंधन के दिन ही हम विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन दोनों का आयोजन कब होता है? श्रावण पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो इस साल पूछोगे तो 28 अगस्त को मनाया। संस्कृत, ये भारत की बहुत प्राचीन भाषा है और इसे कई भारतीय भाषाओं की जननी भी माना जाता है। संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है, मतलब देवताओं की भाषा। संविधान में अगर बात करोगे तो संस्कृत भाषा, ये भारत की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, उसमें भी ये है। और हमारी जो
शास्त्रीय भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस, उसमें भी ये शामिल है। अच्छा, संस्कृत से कुछ और प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, इसमें से देखना कितने प्रश्न आपको याद हैं। अगर पूछे कि भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा बना जिसने संस्कृत को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया था, तो आंसर होगा उत्तराखंड। और आपको याद हो तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का भी निर्णय लिया था, जहां लोग दैनिक जीवन में संस्कृत बोलेंगे। तो ये राज्य भी उत्तराखंड है। वैसे दुनिया का एकमात्र संस्कृत दैनिक समाचार पत्र ये कौन सा है? सुधर्मा, याद रखना, जो कि मैसूर कर्नाटक से प्रकाशित होता है। और उसके जो संपादक थे के.वी. संपत कुमार, इनको अभी 2020 में मरणोपरांत पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और आपको याद होगा अभी संस्कृत भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था ना, ये किसे दिया गया था? महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को, उनके काव्य संग्रह प्रस्थान चतुष्टेय ब्रह्मघोष, ये इनका काव्य संग्रह था, जिसके लिए इनको अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया। अभी 2026 में ही हमने मिडल में पढ़ा था। चलो आपके लिए एक प्रश्न देता हूं, एक होमवर्क प्रश्न रहेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? ठीक है, वैसे तो हमारा ये मूल प्रश्न डे का था, तो चलो सारे अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज करवाते हैं एक बार फिर से। 1 अगस्त को भी राष्ट्र पर्वतारोही दिवस मनाया, 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे, 1 अगस्त को ही वर्ल्ड लंग कैंसर डे, 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस, और 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को महाराष्ट्र जो है एम एस स्वामीनाथन जी की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मना रहा है। बाकी 7 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस भी होता है। और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या अगस्त क्रांति दिवस बोल दो, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे, 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, 27 अगस्त को विश्व झील दिवस के रूप में हमने मनाया। ठीक है, तो ये सारे दिवस ध्यान में रखना अगस्त के। अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी 25 अगस्त को ही भारतीय तटरक्षक बल को एक नया तीव्र गश्ती पोत, जिसका नाम है ICGS अजीत, ये किसने बना करके सौंपा? देखो ICGS मतलब हम पढ़ चुके हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो अभी ये इसको बना करके सौंपा किसने है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो अभी 25 अगस्त को ही गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल को एक नया तेज गश्ती पोत बना करके सौंपा है, इसका नाम है ICGS अजीत। तो अजीत ये किस क्लास का जहाज है? तो ये अदम्य श्रेणी का जहाज है। मतलब इस क्लास का जो पहला जहाज था ना, उसका नाम था ICGS अदम्य। तो इसके अंदर जितने भी बनने हैं उनको अदम्य श्रेणी का जहाज कहा जाएगा। वैसे टोटल ये कितने जहाज बना करके दे रहा है? कौन? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इंडियन कोस्ट गार्ड को कितने इस तरह के जो फास्ट पेट्रोल वेसल है ये बना करके सौंप रहा है? तो आंसर होगा टोटल 8 बनाने के लिए समझौता हुआ था। इसमें पहला था ICGS अदम्य, जो अभी बना करके दिया वो 7वें नंबर का है ICGS अजीत, और उसके बाद ये जो 8वां और जो आखिरी इस तरह का जहाज होगा वो बना करके देगा, उसका नाम होगा ICGS अपराजित। ठीक है, तो आपके जो न्यूज़ के लिए या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो बातें होती है वो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट समझा दी है। ज़्यादा और कुछ ध्यान रखने की या जाने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा अभी बना करके दिया है, किसे बना करके दिया, किसने बना करके, कौन बना करके दे रहा है, और कितने बना करके देने, उसमें पहला कौन सा था, अभी कौन से नंबर का है, और जो आखिरी होगा 8वां नंबर का वो कौन सा है, ये मैंने आपको बता दी। तेज गश्ती पोत से क्या समझते हो? फास्ट पेट्रोल वेसल से, मतलब ये समुद्र में पहरा देने वाली एक बहुत तेज रफ्तार नाव या जहाज होती है, इसका मतलब ये हो गया। बाकी भारतीय तटरक्षक बल की बात कर लें तो स्थापना होती है 1 फरवरी 1977। इसकी जो स्थापना है किस समिति की सिफारिश पे होती है? तो रुस्तम जी समिति। भारतीय तटरक्षक बल का जो पहला जहाज था ना वो था ICGS कुठार, और इसके पहले महानिदेशक थे ना वो थे VA कामत। अभी वर्तमान में 26वें नंबर के महानिदेशक कौन है? तो परमेश शिवमणि है, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो होता है वयम रक्षाम। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको यहाँ से रिवाइज कराए जाएं तो समुद्र प्रताप याद है, ये भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने ही बनाया था भारतीय तटरक्षक बल के लिए। और इसमें जो दूसरा बनाया था उसका नाम है समुद्र प्रचेत। जामाता अभ्यास अभी भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ था चेन्नई में। उसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल को अभी पहला स्वदेशी हॉवर क्राफ्ट, ये एयर कुशन व्हीकल है, ये अभी मिला था, जिसका निर्माण गोवा की
चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। उसके अलावा जो लास्ट ईयर चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था, ये रोम इटली में हुआ था, जिसकी सह अध्यक्षता जापान ने की थी। अभी सागर कवच मॉक ड्रिल 2026 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था उससे पहले ये जानो कि इसका आयोजन किया किसने था। भारतीय तटरक्षक बल ने किया था। कहाँ पर, माहे और केरल के तटों पर, जो कि एक तरह का सुरक्षा अभ्यास था। अच्छा ये देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा कि अगले साल फरवरी में कि 5वां जो कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट होगा उसकी मेजबानी भारत करेगा। भारत में भी कहा, नई दिल्ली में। अभी पीछे हमने देखा था पिछले साल इसकी जो मेजबानी है वो रोम इटली ने की थी। जो चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन है वो रोम इटली में हुआ था। ठीक है, अब ये 5वें नंबर का कहां पर होगा, भारत में होगा। भारत में भी कहा, नई दिल्ली में होगा 2027 में। अभी सहयोग हॉपटेक अभ्यास भारत और वियतनाम के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ था। ये दूसरा एडिशन था। कहां पर, चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड से ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको ध्यान रखने। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025-26 में कुल चीनी उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। तो इसका सही उत्तर उत्तर प्रदेश नहीं होगा, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी 2025-26 में चीनी उत्पादन की जो हमें बात कर रहे हैं, तो भारत में गन्ने से चीनी बनाने के मामले में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये सबसे महत्वपूर्ण राज्य हैं। लेकिन पहले और दूसरे स्थान पे कौन है अगर पूछोगे, तो कुल चीनी उत्पादन की बात हो रही है, ध्यान रखना। इस पे महाराष्ट्र पहले स्थान पे रहा और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पे कर्नाटक। लेकिन अगर हम चीनी रिकवरी रेट की बात करते हैं, चीनी रिकवरी रेट का मतलब क्या हो गया, गन्ने से मिलने वाली चीनी। मतलब जैसे आपने 100 किलो गन्ने से कितनी चीनी निकाली है, ये अगर आप देखोगे तो उस मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने 100 किलो गन्ने से जो चीनी निकाली है वो महाराष्ट्र से ज्यादा है। महाराष्ट्र ने 100 किलो गन्ने से जो चीनी निकाली है वो कम है। ये मतलब हो गया रिकवरी रेट का। और वैसे तो आप जानते ही हो, गन्ने के उत्पादन में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक है, तो 3 बातें ध्यान में रखने वाली हो गई। कुल चीनी के उत्पादन में बात करते हैं तो अभी महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, लेकिन चीनी रिकवरी रेट या गन्ने उत्पादन में बात करोगे तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, इतनी सी बात आप ध्यान रखो। वैसे चीनी से कुछ प्रश्न मैं आपको करवाता हूं, आप देखना इसमें से कितने प्रश्न आपको याद हैं। अभी वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए केंद्र सरकार ने जो गन्ने का जो उचित और लाभकारी मूल्य है, FRP जिसे हम कहते हैं, गन्ने के लिए FRP होता है, बाकी MSP होता है। तो FRP की फुल फॉर्म क्या होगी इंग्लिश में बोलोगे तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो ये कितना घोषित किया है, 365 रुपए प्रति क्विंटल। और याद रखना, चीनी उद्योग को भार ह्रास यानी कि वेट लूजिंग उद्योग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि गन्ने की कटाई के तुरंत बाद उसमें मौजूद जो सुक्रोस है, जो मिठास की जो मात्रा होती है वो सूखने लगती है। इसीलिए गन्ने को काटने की 24 घंटे के भीतर उसे मिलों तक पहुंचाना जरूरी होता है। और यही कारण है कि चीनी जो मिल होती है वो हमेशा गन्ने के खेतों के पास ही होती है। अच्छा, हमारे घरों में जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं, जो हम चाय में डालते हैं, किसी में भी डालते हैं, वो जो चीनी होती है उसको याद रखना, एक तो टेबल शुगर कहा जाता है। उसका रासायनिक नाम क्या है और ये किससे बनती है, तो इसका रासायनिक नाम है सुक्रोज। ये एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बनती है। अच्छा, गन्ने की फसल को बर्बाद करने वाली सबसे प्रसिद्ध कवक फंगल बीमारी कौन सी, तो रेड रॉट है, जिसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। और एक प्रश्न ये देखो, चीनी उद्योग के नियमन और वित्तीय सेहत में सुधार के लिए किस प्रसिद्ध समिति का गठन किया गया था, तो इसके लिए एक समिति बनी थी 2012 में, रंगराजन समिति। वैसे आप जानते हो, चीनी के उत्पादन में बात करें तो भारत ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, पहले पे ब्राजील है। लेकिन उपभोग के बारे में, कंज्यूम करने के मामले में बात करेंगे तो भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। वैसे विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है और भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। ये तो आप बचपन से ही जानते हैं। ठीक है, तो चीनी से कुछ नए प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे, ये ध्यान में रखना। सब एक तरह से स्टैटिक प्रश्न ही हैं बहुत सारे इसमें। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में T सीरीज टैंक ओवरहॉल प्रोजेक्ट की आधारशिला कहां पे रखी गई, तो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, अभी उन्होंने ही जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में 472 करोड़ रुपए की लागत से T सीरीज टैंक ओवरऑल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। देखो, पहले आप ओवरऑल का मतलब समझो। ओवरऑल का मतलब होता है कि जो पुराने टैंक है उनको पूरी तरह से मरम्मत करके फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाना। इसमें
जो टैंक है उसके जो भी खराब पार्ट्स होते हैं उसको बदले जाते हैं, इंजन और मशीनरी की सर्विसिंग होती है अच्छे से, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो भी सिस्टम होता है उसकी पूरी तरह से जांच होगी, ज़रूरत के अनुसार पुराने हिस्सों को हटाया जाएगा, उनको नया किया जाएगा। मतलब टैंक को पूरी तरह चेक करके उसकी कार्य क्षमता फिर से मजबूत की जाती है। मतलब ये समझो सेकेंड हैंड गाड़ी है, थर्ड हैंड गाड़ी है, आप उसमें जो भी खराब पार्ट है वो हटाओगे और नया डालोगे और उसको बिल्कुल नई जैसी बना दोगे। तो ये इसका मतलब हो गया, यहाँ पे ये टैंकों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे किन टैंकों की मरम्मत होगी ये प्रश्न पूछोगे तो इस नए प्लान में भारतीय सेना के टी सीरीज के जो मुख्य युद्धक टैंक हैं उनकी मरम्मत होगी। तो टी सीरीज में T-72 हो गया और T-90 हो गया, और T-72 को अजय के नाम से जानते हैं, जो T-90 टैंक है उसे भीष्म के नाम से जानते हैं, या पढ़ चुके हो पहले भी। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई हमें? क्या हमारे पास पहले कोई प्लांट नहीं है क्या इस तरह का? ऑब्वियसली है हमारे पास, लेकिन उसकी क्षमता कम है, क्योंकि भारतीय सेना को हर साल लगभग 230 टी सीरीज टैंकों की ओवरऑल की जरूरत पड़ती है। ओवरऑल तो अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है ना, समझ में आ गया ना, पीछे मैंने आपको समझा दिया। तो अब ओवरऑल में आपको कह रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, टैंकों की मरम्मत की बात कर रहे हैं। और अभी चेन्नई का जो हैवी व्हीकल फैक्ट्री है वहां पे लगभग 150 टैंक हर साल उसकी मरम्मत करने की क्षमता है टैंकों को। लेकिन हमें कितने टैंकों की मरम्मत करनी है? 230। और उसकी क्षमता कितनी है उस फैक्ट्री की? चेन्नई में जो है 150। तो अभी भी बहुत सारे टैंक बच गए, लगभग 80 टैंक बच गए जिनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। तो इसीलिए अब ये नया प्लांट खोला गया है, तो बचे हुए टैंक यहाँ पे लाए जाएंगे और उनकी मरम्मत कराई जाएगी। तो इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी है। और इस प्रोजेक्ट को आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड विकसित कर रहा है, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है। ठीक है, तो ये प्लांट बन रहा है कहाँ पे? व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। ठीक है, सारी बात क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले कंटेनर पोर्ट की सूची में भारत के किस पोर्ट को 21वां स्थान हासिल हुआ? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो मुंबई का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसे नावा शिवा पोर्ट भी कहा जाता है, ये भारत का एक प्रमुख कंटेनर पोर्ट है। और फ्रांस की एक शिपिंग रिसर्च फर्म है अल्फा लीनियर, और उसी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार ये जो नावा शिवा पोर्ट है, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कह दो, ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक कंटेनर पोर्ट रहा है। 2025 में इसको 28वें स्थान पर रखा था, लेकिन 2026 में इसको 21वें स्थान पर रखा गया है, मतलब 7 पोजीशन ये ऊपर आ गया है। अच्छा, इसी लिस्ट में भारत का एक और दूसरा पोर्ट भी शामिल है, मुंद्रा पोर्ट, जो कि गुजरात में है। और इसे कौन सी रैंकिंग दी गई है? 26वें स्थान पर रखा है इसको। और इस मामले में जो टॉप पर है वो है शंघाई पोर्ट, जो कि चाइना का है। ठीक है, अब बंदरगाहों की बात हो रही है, पोर्ट्स की बात हो रही है, तो कुछ प्रश्न आपको रिवाइज करवाते हैं। पहले आ जाओ, पहले कुछ पोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट न्यूज में रहे वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। वधावन पोर्ट, याद रखना, महाराष्ट्र के पालघर जिले में ये बनाया जा रहा है, जिसका फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ने रखा था। चबाहार पोर्ट ईरान में है, भारत ने बनाया वैसे तो, और इसका जो शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है उसको भारत ने 10 सालों के लिए लीज पे ले लिया। सितवे पोर्ट म्यांमार में है, कांके सतुराई पोर्ट श्रीलंका में है, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया में है, हाइफा पोर्ट इजराइल में है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा अभी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे शुरू हुई थी। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश, ग्वादर पोर्ट ये पाकिस्तान में है, चाइना ने बनाया है। विजिंगम पोर्ट केरल में है, ये भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। और मोंगला पोर्ट कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। दुक्कम पोर्ट ओमान में है। कांडला पोर्ट गुजरात में है, जिसको अब हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं। गोपालपुर पोर्ट उड़ीसा, मुंद्रा पोर्ट गुजरात हो गया, हजीरा पोर्ट गुजरात हो गया, धामरा पोर्ट उड़ीसा में है। साबांग पोर्ट ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर है। ठीक है, तो ये सारे पोर्ट किसी न किसी कारण से आपके न्यूज में थे, तो स्टैटिक की तरह अब हम इनको रिवाइज करते हैं। अब कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न देखो। अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया था। उसके अलावा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया था अभी वर्ल्ड बैंक ने, और इसमें भारत का सबसे अच्छा कंटेनर पोर्ट बताया गया था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को, और उसने इसे 22वें स्थान पर रखा था उसकी रैंकिंग में। और टॉप पर चाइना का फुजोउ पोर्ट रहा था उसकी रैंकिंग में। कामराजार पोर्ट, जिसे पहले एन्नौर बंदरगाह के नाम से जानते थे, ये चेन्नई तमिलनाडु में है। और अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि इस बंदरगाह की समुद्र में गहराई, जिसे ऑपरेशनल ड्राफ्ट बोलते हैं, इसको बढ़ा करके 18 मीटर कर दिया गया। और इस तरह से विशाखापत्तनम पोर्ट के बाद इस क्षमता वाला ये भारत का दूसरा पोर्ट बन गया। और तमिलनाडु में जो तुतिकोरिन में जो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है, उसने पर्यावरण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्या किया इसने ऐसा? एक तो ये अभी भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया जिसे स्कोप 2 एमिशन फ्री का दर्जा मिला।
और भारत का पहला बंदरगाह बन गया जिसे ये ISO 5001-2018 सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, तो ये सारे पोर्ट बंदरगाहों से संबंधित प्रश्न थे जो मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अरावली हेलीकॉप्टर इंजन के सह विकास के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन। ये कंपनी सैफरन कंपनी। तो याद रखना, भारत की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है उसने फ्रांस की सैफरन कंपनी के साथ एक समझौता किया है। तो इस समझौते में क्या होगा, किसके लिए ये समझौता है? ये भारत में एक शक्तिशाली हेलीकॉप्टर इंजन बनाएंगे इस समझौते के अंतर्गत। इस इंजन का नाम अरावली रखा जाएगा। ये एक टर्बोशाफ्ट इंजन होगा, यानी कि एक ऐसा इंजन होगा जो मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर के रोटर को घुमाने के लिए शक्ति देगा। इंजन कितना शक्तिशाली होगा? तो ये जो अरावली इंजन होगा इसकी क्षमता होगी लगभग 3500 से 4000 शाफ्ट हॉर्स पावर की। ये एक बहुत शक्तिशाली इंजन होता है, इतना शक्तिशाली कि जो बड़े और भारी हेलीकॉप्टर होते हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन बनाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और फ्रांस की जो ये सैफरन कंपनी है ये, और इनका ये जॉइंट वेंचर होने वाला है 50-50 का। 50-50 मतलब 50% दोनों की हिस्सेदारी रहेगी, 50 इसकी 50 उसकी। और इन्होंने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया, जो इनका जॉइंट वेंचर है इसको नाम दिया सफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड। सफल में दोनों का नाम आ गया। देखो, सैफरन से SAF ले लिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से HAL ले लिया, तो बन गया सफल। तो ये जो इंजन बनाएंगे इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के 13 टन वजन वाले जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होंगे वहां पे होगा। और इसके नौसैनिक जो संस्करण है डैक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, इनमें इन इंजनों का इस्तेमाल होगा। वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डीप में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने आपको। ये जरूर ध्यान रख लो कहाँ पर बनेगा ये इंजन। तो इन इंजनों का निर्माण कर्नाटक के तुमकुरु में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का जो प्लांट है वहीं पर होगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि कौन सा इंजन है अरावली, कौन बना रहे हैं, किन के बीच में समझौता हुआ? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और सैफरन की फ्रांस की जो कंपनी है सैफरन, उनके बीच में ये समझौता हुआ। ये दोनों मिलकर बना रहे हैं। कहाँ पे बना रहे हैं? कर्नाटक के तुमकुरु में। ठीक है, बाकी मैं आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ले चलूंगा, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन जो हमारे इंजन का नाम अरावली है, और अरावली से बहुत कुछ आपको याद आता होगा, तो जिसमें से दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो INS अरावली के बारे में हमने पढ़ा है कई बार। ये क्या है? अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरे ख्याल से 7-8 महीने की पहली बात होगी। अभी भारतीय नौसेना के द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम से इसको कमीशन किया गया था। याद रखना, INS अरावली समुद्र में तैरने वाला कोई युद्धपोत वॉरशिप नहीं है, बल्कि ये जमीन पर स्थित एक अत्याधुनिक नौसैनिक बेस है। INS अरावली कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में। और अरावली आप जानते ही हो, जिसके नाम पर इन सबके नाम रखे जा रहे हैं, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला मानी जाती है। ये भारत में ही है अरावली पर्वतमाला, जो कि गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान में सबसे पूरे फैली हुई है, फिर हरियाणा होते हुए दिल्ली में रायसेना हिल्स तक की जाती है। कुल लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 692 किलोमीटर है, सबसे ज्यादा ये राजस्थान में फैली हुई है। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट टाबू में है। ठीक है, ये अरावली से कुछ पॉइंट्स आपको मैंने रिवाइज करवा दिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात कर ले। स्थापना होती 1940 में, बंगलुरु में मुख्यालय है, CMD रवि के हैं। और भारत की जो नवीनतम 14वें नंबर की जो महारत्न कंपनी है वो यही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अभी लेटेस्ट कुछ पॉइंट मैं आपको रिवाइज करा दूं यहाँ। अभी भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने असम के मिस्सामारी में एक हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी थी। MRO मतलब मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल। और भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक सीमा के पास हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी थी। और उड़ान इस तरह से प्रचंड में उड़ान भरने वाली वो पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी थी। और इस प्रचंड का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ही किया था। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न एक तरह से ये न्यूज है, बहुत ही दुखद न्यूज है, आप सबको इसके बारे में पता भी होगा। अभी 26 अगस्त को ही नेपाल में एक अचानक भयंकर फ्लैश फ्लड आया। फ्लैश फ्लड क्या होता है बताऊंगा, या अभी तो सुनो भयंकर बाढ़ आई। तो प्रश्न पूछ रहे हैं मुख्य रूप से किन नदी प्रणालियों में ये आई है? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा भोटे कोशी और त्रिशूली नदी। अब बात करते हैं इसकी। अभी 26 अगस्त को ही नेपाल तिब्बत सीमा के पास अचानक से बहुत तेज बाढ़ आ गई,
और इस बाढ़ ने नेपाल के कई इलाकों और चीन नेपाल के बीच में जो व्यापार मार्ग है उसको भारी नुकसान पहुंचाया। मतलब खत्म ही कर दिया पूरी तरह से, जमी दोज कर दिया, यूं कहते हैं ना, बस वही वाला सीन। तो बाढ़ किन नदियों में आई मैं आपको दिखाऊंगा, एक अभी वीडियो भी दिखाऊंगा एक छोटा सा। वैसे आप सभी ने देख लिया होगा यूट्यूब पे, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा, वो अपने राखी के त्यौहार में लगा रहा या अपनी पढ़ाई में लगा रहा, तो आपको एक छोटा सा वीडियो में दिखाऊंगा। वैसे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन उस एक वीडियो से आप उसकी जो भयावहता है वो महसूस कर पाओगे। आप वहां पे जो लोगों ने जो फील किया है, जो डर होता है ना, डर, वो फील कर पाओगे। जब मौत बिल्कुल सामने होती है ना, तो आप वो देखोगे कि यार क्या बीती होगी लोगों को। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी, फिर दिखाऊंगा मैं आपको। तो बाढ़ किन नदियों में आई है? तो बाढ़ मुख्य रूप से भोटे कोशी और त्रिशूली नदी प्रणालियों में आई, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो लहंदे खोला नदी घाटी क्षेत्र से शुरू हुई थी। अब ये आई क्यों? मतलब ये इस तरह की बाढ़ नहीं थी कि भारी बारिश हो गई तो बाढ़ आ गई, जल स्तर बढ़ गया, नहीं, उस तरह की नहीं थी। एक्चुअल में हुआ क्या था, लांगटांग लिरुंग क्षेत्र के पास ग्लेशियर और जो बर्फ है, पत्थर है, उनके बड़े बड़े हिस्से टूट करके गिर गए थे। और ऐसा कहा जा रहा है शुरुआत में एक भूकंप आया छोटा, और उस भूकंप के कारण ग्लेशियर टूटे, पहाड़ों से पत्थर गिरे। और ऐसे यूं समझो, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये घाटी है, ठीक है। तो ग्लेशियर से भूकंप के कारण ग्लेशियर टूटा, इधर पहाड़ों से पत्थर टूटे और ये कहीं इस घाटी में आकर के ऐसे जमा हो गए, और उसके पीछे पानी इकट्ठा हो गया। तो एक तरह से ये झील की तरह बन गया, या एक तरह से डैम की तरह बन गया। लेकिन कोई पक्की झील नहीं है, पक्का डैम नहीं है ये तो एक मलबे से बना हुआ है, लेकिन पीछे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। अब जब प्रेशर बढ़ा तो ये मलबा हटा। मलबा हटने से जो इतनी सारी क्वांटिटी में पीछे पानी था, या यूं समझो जैसे डैम टूटता है ना, तो डैम जब टूटता है तो पीछे जो भारी पानी है, बहुत सारा पानी है, वो एकदम से आगे आएगा। तो वही सीन यहाँ पर हुआ। और रास्ता एकदम सकड़ा था, घाटी का रास्ता है, तो ये इसने और भयानक, मतलब अपना विकराल रूप ले लिया। चौड़ा अगर रास्ता होता तो यूं समझ में आता कि यहाँ फैल गया भैया, शांत हो गया वो, लेकिन सकरा रास्ता होने के कारण उसने अपना विकराल रूप ले लिया। रास्ते में जो भी चीजें आ रही थी, एक प्रोजेक्ट चल रहा था, एक डैम बनाया जा रहा था, वो तबाह कर दिया इसने। मतलब जो भी रास्ते में आया साफ हो गया। तो अचानक से ये जो बाढ़ आई, इसी को फ्लैश फ्लड कहा जाता है। मैं आपको ये वीडियो चला के बताता हूँ, वॉल्यूम नहीं लगाऊंगा, कॉपीराइट का इशू हो सकता है। वैसे तो मुझे वीडियो में भी नहीं पता कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, फिर भी दिखा रहा हूँ। देखो, थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आप इसको देख के फील कर पाओ कि यार वास्तव में कितनी भयानक घटना रही होगी। आप देखो, पहले साउंड ऑफ कर दिया है मैंने। यहाँ पे आप देखोगे खतरनाक पानी चल रहा है, और ये मकान में लोग, क्या हालत रही होगी। अभी देखना, इसके पास वाला जो मकान है ये एकदम ढह जाएगा, एकदम कागज की तरह, जैसे मिट्टी से बनाया हो। और उसके बाद अगर आप सोचो कि अपने आप को वहां पे रख के देखो, उनकी जगह क्या हालत हुई होगी, यार मेरे पास वाला मकान ढह गया, अब हमारे मकान का नंबर है। और ये नीचे ये देखो ना, जैसे खिलौने वाली गाड़ियां होती है वैसे तैर रहे हैं ये ट्रक कारें जो भी है, ऐसे तैर रहे हैं जैसे खिलौने वाली कारें होती है। बड़े बड़े पत्थर की चट्टाने, ये इतना मलबा, और उधर पीछे वाले मकानों की हालत देखो। लोग होंगे उनमें, लोग भागे थोड़ी ना होंगे सारे। हर सेकंड ये लग रहा होगा कि अभी मरे, अभी मरे। सब पाप पुण्य सब याद आ जाते हैं, सब भूल जाता है इस वक्त में कि नौकरी लगी नहीं लगी, कितना पैसा है, कितना लोन है, क्या है, सब खत्म। वैसे ये लोग बच गए थे, लेकिन हर लोगों की किस्मत इनकी तरह नहीं रही होगी, बहुत से लोग मारे गए। बाकी मैं आपको नेपाल ले चलता हूँ। ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल काठमांडू है, और यहाँ पे आपको सार्क का मुख्यालय मिलेगा। करेंसी नेपाली रुपया हो गई। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह। और नेपाल की संसद को संघीय संसद, फेडरल पार्लियामेंट कहा जाता है। नेपाल भारत के 5 राज्यों से सीमा लगाता है। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कुछ प्रश्न देख ले यहाँ से। तो नेपाल की जो पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी थी, उनका नाम है भूमिका श्रेष्ठ। बिस्किट यात्रा महोत्सव मनाया गया। नेपाल की एक फिल्म है एलिफेंट इन द फॉग, इसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में जूरी पुरस्कार जीता था। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अविनाश विक्रम शाह। फीफा ने नेपाल के फुटबॉल संगठन को निलंबित कर दिया। और नेपाल के ललितपुर में जो ज्येष्ठ वर्ण महाविहार, एक 17वीं सदी का प्राचीन बौद्ध मठ है, इसको अभी यूनेस्को ने, इस मठ को अभी यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार 2025 में अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। अभी भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं जनरल धीरज सेठ, इनको नेपाल देश की सेना का मानद जनरल भी बनाया गया। और भारत नेपाल की सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित संयुक्त कार्य समूह की जो बैठक है कहां पर हुई? देहरादून में। नेपाल में भारतीय राजदूत बने नवीन श्रीवास्तव।
तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेक ओंटारियो का नया नाम क्या रखने का आदेश दिया, तो आंसर होगा लेक अमेरिका। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने भी 27 अगस्त को एक आदेश जारी किया कि भैया अमेरिका के सरकारी रिकॉर्ड्स और नक्शे में लेक ओंटारियो को अब मतलब इसका नाम बदलकर लेक अमेरिका किया जाएगा। तो लेक ओंटारियो पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में, ये उत्तरी अमेरिका के जो 5 ग्रेट लेक्स है उसमें से एक है। ये झील अभी मैं आपको दिखाऊंगा अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है, मतलब कुछ हिस्सा अमेरिका में आता है, कुछ हिस्सा इसका कनाडा में आता है। अच्छा, नाम बदलने का क्या मतलब हो गया? ये जो नाम बदला जा रहा है ये केवल अमेरिका के संघीय सरकार के लिए है, मतलब अमेरिकी सरकारी दस्तावेजों में अब इसका नाम लेक अमेरिका होगा। अमेरिका का जो नक्शा है, जो रिकॉर्ड है, उसमें इसका नाम लेक अमेरिका कर दिया जाएगा। कनाडा वाले इसका नाम नहीं बदलेंगे, वो तो लेक ओंटारियो ही कहेंगे। और बाकी के जो देश हैं उनके लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि भैया आप नया नाम का इस्तेमाल करो। कनाडा ने कहा है अभी कि भैया ये जो पुराना नाम है ये 400 साल से पहले का है, तो हम नाम वाम नहीं बदलेंगे, लेक ओंटारियो ही कहेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ जो 5 ग्रेट लेक्स जिनको कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका, और ये यूं आप समझो कि पूरी दुनिया में जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं उनमें जितना पानी है उसका 21% यहाँ पर है। ये अमेरिका और चाइना के बॉर्डर पर है, आप देख सकते हो। कौन कौन सी? लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन, लेक एरी, लेक हुरॉन, लेक ओंटारियो। जो बात हो रही है अभी वो ये है लेक ओंटारियो, ठीक है। बाकी भैया ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार एक बार शेयर जरूर करना, इतना सपोर्ट जरूर करो। और इनकी जो पीडीएफ है, जो क्विज है, वो आपको अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में मिल जाती है। बीच में एप्लीकेशन खुल नहीं पाती है, उसका भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत रहती है एप्लीकेशन में। मैं बार बार बोल के डेवलपर से परेशान हो गया। पहले ही मैंने आपको बताया हर साल मुझे पैसा भरना होता है, और मैं इतना परेशान हो गया कि अभी कुछ समय पहले वैसे पैसे भरे मैंने, और जब भी इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा ना, मैं पैसे नहीं भरूंगा। अब एप्लीकेशन जितना भी उसको चलना होगा वो चलेगी, फिर उसके बाद में मैं पैसे नहीं भरूंगा। पैसे भी बहुत भरने पड़ते हैं, फिर भी इतनी समस्याएं आती है, तो फिर अब जब तक ये चल जाए उसके बाद बंद रहेगी। फिर बहुत परेशान कर दिया। तो जब तक चल रही है तब तक आप फ़ायदा उठाओ, जब तक तो आपकी नौकरी भी लग जाएगी। तो पीडीएफ मिल जाती है और क्विज लगाओ, प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कभी कभी आ जाती है दिक्कत, ठीक है, कभी नहीं आ रही हो, नहीं चल रहा हो तो मुझे कमेंट कर दिया करो, तो मैं आगे मैसेज को कन्वे कर दूंगा डेवलपर तक। तो अभी तो ऐसे ही काम करना होगा, बार बार बोल करके भैया खराब होगी, क्या चल नहीं रही है, स्टार्ट करो, के चल पाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस रुके, ठीक है। अभी बाकी चलो कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। फिर कल पहला प्रश्न देखो क्या पूछा था। भारतीय कोस्ट गार्ड ने अभी किसके साथ संयुक्त अभ्यास सहयोग हॉपटेक किया, तो आंसर होगा वियतनाम। फिर पूछा था स्वतंत्र भारत की पहली जाति गणना सबसे पहले कहां पर शुरू होगी, तो आंसर होगा लद्दाख में। फिर पूछा अभी 2028 में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर होगा, तो ये होगा असम में। फिर पूछा एसटीएससी छात्रों की विदेश में पढ़ाई के लिए विदेश शिक्षावृत्ति स्कॉलरशिप योजना अभी किसने शुरू की है, तो उड़ीसा ने इसको शुरू किया है। फिर पूछा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने पहली बार इंटरेक्टिव मीटिंग कहाँ पर आयोजित की, तो आंसर होगा कोलकाता में। और बिहार ने छात्रों के लिए कौन सी एप्लीकेशन को लॉन्च किया, विद्या साथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया। विश्व झील दिवस अभी मनाया गया 27 अगस्त को। और T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड अभी बनाया है किरोन पोलार्ड ने, वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं ये। और M424 मिलाइस लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसको लॉन्च किया अभी अमेरिका ने। और आखिरी प्रश्न था श्रेयसी जोशी ने अभी किस देश में आयोजित लिशुई इंटरनेशनल इनलाइन फ्री स्टाइल ओपन में स्केटिंग में देश के लिए पहला पदक जीता, तो ये हुआ था चाइना में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था हांगकांग एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया, तो आंसर होगा दूसरा स्थान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न,